अकॉर्डिंग अपने पास दो बिंदु आए थे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। आगे अपन बात करेंगे कि यहाँ पर मैंने बात की थी कि माध्यम भी हो सकता है, निर्वात भी हो सकता है। तो माध्यम व निर्वात के लिए एक टॉपिक अपना नया आएगा, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये पदार्थ के रूप में होता है। अब अपन को ये सबसे पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, परावैद्युतांक क्या होता है। तो सिंपली मैं बात करता हूँ कि आवेश होता है वो दो के रूप में होता है, निर्वात में हो सकता है, माध्यम में हो सकता है। यानी अब आपको इनको पढ़ना है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल, कोई भी माध्यम है उन आवेशों के मध्य क्या लग रहा है, बल लग रहा है। निर्वात की तुलना, निर्वात का मतलब होता है खाली यानी हवा, ये इसका माध्यम हो गया, के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है, यानी जो माध्यम के अंदर बल है निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसी माध्यम का क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक एक पदार्थ की तरफ होता है जो कूच चालक के रूप में रहता है। इसका मीन है कि आवेशों के जो मध्य बल है माध्यम में निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस परावैद्युतांक का दूसरा नाम होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है परावैद्युतांक का। परावैद्युतांक बराबर निर्वात में आवेशों के मध्य बल बट्टा माध्यम में आवेशों के मध्य बल। उसी कूलाम के नियम का प्रयोग करना है। बस आपको ध्यान रखना है जब निर्वात आए तो सिर्फ आपको सिंपल लेना है एप्सिलॉन, और जब माध्यम आए तब आपको लेना है एप्सिलॉन। अब अपने को सबसे पहले ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन कौन सा होता है, निर्वात के लिए कौन सा होता है और माध्यम के लिए कौन सा होता है। तो अपने पास ये दो चीजें आ जाती है कि निर्वात के लिए कौन सा लेना है और माध्यम के लिए कौन सा लेना है। तो सिंपल सा अपने को समझना है कि निर्वात के लिए जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है, माध्यम के लिए जो होता है वो एप्सिलॉन होता है, सिर्फ एप्सिलॉन होता है। तो कूलाम के नियमानुसार परावैद्युतांक का सिंबल के भी होता है, एप्सिलॉन आर भी होता है। तो एप्सिलॉन आर बराबर कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग निर्वात में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वो का वो रहेगा कूलाम के नियम का, सिर्फ सिंबल यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, R से R कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया। एप्सिलॉन नीचे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अपने पास एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, वही वापस माध्यम व निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसी को अपन बोलते हैं परावैद्युतांक। ये अपने कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग एक टॉपिक था जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। यह एक कैसी राशि होती है, अगर इसका कोई मात्रक नहीं तो इसकी कोई विमा नहीं होती। तो एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परावैद्युतांक की विमा बताइए। तो ये कैसा होती है, विमाहीन होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती। तो कुछ टॉपिक आपको और समझा हुआ जिसका एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस किस का परावैद्युतांक कितना होता है। जैसे सिंपल सा पहले लेता हूं मैं कांच। कांच का होता है 5 से 10, निर्वात का होता है 1 परावैद्युतांक का मान। इसी तरह से सूर्यचालक का मतलब जिसके अंदर धारा का प्रवाह होता है, यानी धातु की बात करेंगे तो इसके लिए इसका मान कितना होता है, अनंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर ये सवाल आपसे पूछा गया था, धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, या सूर्यचालक धातु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो अनंत। तो आपको ध्यान रखना है धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, अनंत। हवा के लिए होता है 1.00059। मेरे कहने का मतलब इस टॉपिक में से आप एक ज्यादा से आपको ध्यान रखना है धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान होता है अनंत। तो आपके कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग एक छोटा सा टॉपिक जुड़ा हुआ था कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो अनुपात होता है उसी को अपन बोलते हैं परावैद्युतांक। अपना टॉपिक रह गया था कूलाम। आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो कूलाम ने आवेशों के अध्ययन के बाद इसका इन्होंने सदिश निरूपण निकाला, यानी वेक्टर फॉर्म। क्या कूलाम कहता है क्या आवेश सदिश रूप में हो सकते कि नहीं हो सकते। तो इन्होंने चित्र के अकॉर्डिंग आप समझिए, मैंने एक मूल बिंदु लिया, मूल बिंदु यानी O। यहां से मैंने R1 दूरी पर और R2 दूरी पर कोई भी दो स्थिर आवेश ले लिए। पहले वाले स्थिर आवेश का नाम Q1, दूसरे वाले स्थिर आवेश का नाम है Q2। अपना जो हेडिंग है कूलाम नियम का सदिश निरूपण,
यानी इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना। R1 और R2 ये Q1 और ये Q2। मूल बिंदु से यहां तक जाने में दूरी R1, यहां से यहां तक जाने में R2। पहले वाले पे जो बल लगता है वो F1, दूसरे वाले पे जो बल लगता है वो F2। अब क्या होता है, आवेश एक है वो किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। तो यहां पे देखो मैंने लिख दिया 1 2। 2 किसकी तरफ आ रहा है, 1 की तरफ, तब मैंने क्या लिख दिया 2 1। तो सिंपल सा आपको ये डायग्राम से सब समझना है और इसी डायग्राम से आपको लैंग्वेज बनाने की कोशिश करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, माना मूल बिंदु O, आप लिख सकते हैं O, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष निर्वात में, निर्वात का मतलब अभी कोई भी माध्यम नहीं है, निर्वात में स्थित 2 बिंदु, ये 2 बिंदु आवेश, जिनका आवेश क्या है Q1 व Q2, जिनके स्थिति सदिश यहां से यहां तक की जो जाने की दूरी होती है वो R1। जब वेक्टर फॉर्म लगता है तो इसको बोलते हैं ये स्थिति सदिश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। यहाँ R1 और R2 किसमें बदल जाते हैं, स्थिति सदिश में। तो यहाँ पर Q1 व Q2 तो क्या है, इसके आवेश, जिनके स्थिति सदिश क्या हो जाएंगे, R1 व R2। तो कूलाम नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, समीकरण बनाइए। अब पहला वाला आवेश है वो दूसरे की ओर जाता है या दूसरा आवेश है वो पहले की ओर आता है। तो देखिए कूलाम नियम के अकॉर्डिंग Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल, यानी ये वाला जो पहला आवेश है वो दूसरे पे क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो कूलाम नियम की समीकरण क्या होती है, यानी दूसरा पहले की ओर आ रहा है तो F21 बराबर 1, यहाँ होता है K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी समझ में आया था। आप ऐसे देख सकते हैं Q2 Q1 गुणनफल के अंदर Q1 Q2 का आगे पीछे आप लिख सकते हैं। इसी तरह से ये हो जाएगा R21। अब इस R21 के ऊपर मैंने कैप लगाया, इस कैप का मतलब ये जो समीकरण है किस रूप में बदल गया, सदिश रूप में बदल गया। अपने को यहाँ कूलाम नियम से किस रूप में लाना, सदिश रूप में। अगर आपने ये R21 कैप नहीं लिखा तो फिर ये सदिश रूप व्यक्त नहीं करेगी। तो इस सिंबल का मतलब है कि ये समीकरण किसमें बदल गया, आपके सदिश यानी वेक्टर फॉर्म में बदल गया। इसी तरह से अपना दूसरा वापस कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग, पहले बल किस पे लग रहा था, दूसरे आवेश पर, यानी Q2 किसकी ओर आ रहा था, Q1 की ओर। अब जस्ट इसका उल्टा, Q1 आवेश किसकी तरफ जाता है, Q2 की तरफ। तो क्या हो जाएगा, कूलाम नियम के अकॉर्डिंग F12 बराबर वही K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी इन दोनों के अंदर अपने पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट, यानी अपने पास निर्वात है। तो Q1 Q2 अपॉन, अब एक किसकी तरफ जाता, 2 की तरफ, तो R12 का स्क्वायर, वापस वही R12 कैप। इसका मतलब हो गया कि ये समीकरण किस रूप में है, सदिश रूप में है अपने पास। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है, डायग्राम से देखिए। जब पहला आवेश दूसरे की तरफ जा रहा है, दूसरा आवेश पहले की तरफ जा रहा है, तो दोनों के मध्य बल लगता है। वो बल कौन सा होता है, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, जिसको कूलाम बल भी बोलते हैं। तो इन दोनों समीकरण को देखने से ये स्पष्ट हो रहा है कि दोनों के ऊपर जो बल है वो समान है, आवेश है वो भी समान है, दूरी है वो भी समान है। यानी कहने का मतलब परिमाण सभी तरह से समान है। एक ही चीज का परिवर्तन हो रहा है कि पहला आवेश दूसरे की ओर जा रहा है, दूसरा आवेश पहले की तरफ आ रहा है। तो इसके अंदर अपने को एक ही परिवर्तन दिख रहा है, दिशा का। तो एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है। यानी कहने का मतलब परिमाण तो इनका समान रहेगा, दिशा में क्या रहेंगे, विपरीत। तो आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से परिमाण तो इनका समान है, ये 1 2, ये 2 1, ये भी F ये भी F। यहाँ 1 2 और यहाँ 2 1, यानी 1 से 2 की ओर जा रहा है और दूसरा 2 से 1 की ओर आ रहा है, सिर्फ दिशा का परिवर्तन हो रहा है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, अगर आपसे पूछे कूलाम नियम का सदिश निरूपण का गणितीय रूप बताइए, तो F12 बराबर F21, दोनों के ऊपर वेक्टर के साइन है। माइनस तो यहाँ पर ये कर रहा है कि इनकी जो दिशा है एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो अपन लिख सकते हैं दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल का परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी सभी तरह से इक्वल है। परिमाण तो समान है मगर दिशा क्या है, विपरीत होती है। तो ये कूलाम के नियम का क्या कहलाता है, इधर सदिश निरूपण। एक सिंपल सा आपको और समझाना है, डायग्राम के अंदर एक वर्ड यूज किया है R2 वेक्टर, तो इसको अपन इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1। अगर आपका कहीं भी स्थिति सदिश के रूप में पूछे, विस्थापन ज्ञात करना न्यूमेरिकल में,
तो जहां 2 1 है वो पहला फलन पहले रहेगा, बाद का फलन बाद में रहेगा, उसमें से उसको घटाना है। तो इस तरह अपन कूलाम नियम का सदिश निरूपण ज्ञात कर सकते हैं। मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, आज अपना पार्ट 3 रहेगा, यानी 3rd कालांश के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग आज अपन नए टॉपिक की बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है बहु आवेशों के मध्य बल। जैसा आपने पढ़ा था, कूलाम ने बताया कि 2 स्थिर आवेश होता है। जैसा अपने नेक्स्ट इसके पहले जो अपने टॉपिक पढ़ा था, इसमें कूलाम ने कितने बताए थे? 2 स्थिर आवेश बताए थे, 2 स्थिर आवेश बताए। अब अपन को अपने पास बहु आवेशों के मध्य बल, यानी बहुत सारे आवेश हो तो उसके मध्य बल क्या होगा? तो एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत का नाम था अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है यानी सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? एक बार देख लेता हूं कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मैं वापस एक बार बात करना चाह रहा हूं। अध्यारोपण का सिद्धांत यानी इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। होता क्या है, एक बार वापस देखता हूं। किसी स्थिर बिंदु आवेश, कोई भी बिंदु आवेश है जो स्थिर है, पर अन्य स्थिर आवेश, उस पर बहुत सारे अन्य स्थिर बिंदु आवेश है के कारण लगने वाला परिणामी बल, यानी एक बिंदु पर बहुत सारे स्थिर आवेश है, उनका बलों का योग लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर, यानी जो बिंदु आवेश था उस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण, प्रत्येक आवेश का यानी उसके ऊपर कितने आवेश थे? 1 है, 2 है, 3 है। प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के, यानी एक ही बिंदु पर कितने आवेश थे, उन सबका बल अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे सिंपल अपन समीकरण से समझ सकते हैं, मैंने कोई भी एक स्थिर बिंदु ले लिया, जैसे सिंपल सा ये O, डायग्राम के अकॉर्डिंग O इधर क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु से मैंने कोई भी एक बिंदु मान लिया, वो कैसा बिंदु है? स्थिर बिंदु। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्थिर बिंदु है। इस स्थिर बिंदु पर कौन सा बल लग रहा है? F। अब इस स्थिर बिंदु पर बहुत सारे आवेश के बल आ रहे हैं, यानी बहुत सारे इस पर आवेश है। तो इसी स्थिर बिंदु पर एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3। इसी तरह से बहु आवेश का मतलब कितने भी आवेश हो सकते हैं। अब जितने आवेश होंगे तो मूल बिंदु से, यानी यहां से यहां तक की दूरी है R1, यहां से यहां तक की दूरी है R2, मगर अपना स्थिर बिंदु कौन सा है? स्थिर बिंदु है 0, यानी अपने जिसका नाम दिया है Q0। तो जब Q0 से Q1 आएगा तो उसका स्थिति सदिश हो जाएगा R01। Q0 से Q2 क्या हो जाएगा? तब उसका स्थिति सदिश हो जाएगा R02। अगर तीसरे आवेश क्या हो जाता है तो R03, चौथे आवेश की तरफ जाता है तो R04। तो इसी तरह से बहु आवेश, कितने भी आवेश हो सकते हैं, उनके मध्य अपने को बल ज्ञात करना है, यानी R0n भी हो सकते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर ये बताया गया है कि एक मूल बिंदु है O से मैंने कोई भी स्थिर आवेश को मान लिया, वो माना Q0, और उस पर बहुत सारे आवेश आ रहे हैं, यानी बहु आवेश हो, तो उसके कारण बल का मान क्या होगा? देखिए इधर जो डायग्राम में मैंने बनाया है उसी को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग में समझा रहा हूं। माना निर्वात में मूल बिंदु O के सापेक्ष मतलब इसके तर्ज में कौन कौन से बिंदु रहेंगे? सापेक्ष स्थिर बिंदु कौन सा? Q0। वह अन्य स्थिर बिंदु, मैंने यहाँ पर डायग्राम में 2 स्थिर बिंदु और बताए, Q1 Q2, आप Q3 भी ले सकते हैं, Q4 भी ले सकते हैं, तो मैंने 2 लिए, Q1 व Q2। इसी तरह से बहु आवेश भी हो सकते हैं, Q1 Q2 Qn, जिनके स्थिति सदिश R01 R02 R0n, यानी कितने भी स्थिति सदिश हो सकते हैं। इनके मध्य लगने वाला बल, तो पहला बल लग रहा है F01, दूसरा बल F02, इसी तरह से n बल लग रहे हैं तो F0n, यानी आप जितने बिंदु लेंगे उतने बिंदु अपन को वापस लेने। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही बिंदु पर बहुत सारे बिंदु के आवेशों का सदिश योग के बराबर होता है, यानी बलों की किसके बराबर होता है? सदिश योग। तो वापस अध्यारोपण के सिद्धांत से F बराबर
F01, F02, इसी तरह से तीसरा बिंदु होता तो F03, इसी तरह से डॉट 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 F0n। n का मतलब यही अपना है कि आप बहु आवेशों के मध्य अपने को बल ज्ञात करना है। देखिए इधर कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। तो अपने को इसके अकॉर्डिंग चलना है। पहला आवेश कौन सा है, Q0, बाद में कौन सा है, Q1, R स्क्वायर तो R01 स्क्वायर, और यहाँ पर R01 को वापस कैप के रूप में लिखा जाता है। यानी अभी अपन को कौन सा रूप ज्ञात करना है, सदिश रूप, क्योंकि आवेश होता है वो अदिश राशि है। कूलाम ने इसको कौन से रूप में बताया था, सदिश रूप में बताया था। उसी सदिश रूप को अपने को आगे बढ़ाना है। इसी तरह से दूसरे बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2, ये हो जाएगा R02 वेक्टर। वापस इसको सदिश रूप में मैंने व्यक्त किया। इसी तरह से तीसरा बिंदु 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 R03 वेक्टर का स्क्वायर, इसको वापस मैंने सदिश रूप में व्यक्त किया। अब इसी तरह से अगला बिंदु n बिंदु है मेरे पास, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn R0n का स्क्वायर, इसको भी मैंने सदिश रूप में व्यक्त किया। इस समीकरण को देखने के बाद इसमें से जो पद में से जो कॉमन आ रहा है उसको आप बाहर ले लीजिए। तो इसमें पूरे में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, Q0 पूरे पद में आ रहा है, Q0 को कॉमन ले लिया। 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, Q1 R01 का स्क्वायर R01 कैप, Q2 R02 स्क्वायर R02 कैप, Q3 R03 R03 कैप, इसी तरह से Qn R0n स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। अब इस सब ये किस रूप में है, एक योग के रूप में। योग का अपन बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं। यानी इस पूरे बड़े फलन को एक छोटे से पद के रूप में लिखना है। तो सिग्मा का मतलब होता है सबकी जोड़। तो 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया QI। इसी तरह से 01 02 03 0n, तो यहां हो गया R0I। I का मतलब होता है 1 2 3, लिख देता हूं I बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसी तरह से कितने बिंदु है यहाँ पर, n बिंदु है। और R0I का मतलब वापस कौन सा रूप है, सदिश रूप। अगर आपसे पूछे बहु आवेशों के मध्य बल यानी अध्यारोपण के सिद्धांत से इसका समीकरण गणितीय रूप बताइए, तो जो लास्ट बॉक्स में जो समीकरण लिखी हुई है वो अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेशों के मध्य बल का समीकरण है। तो अपना बहु आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपको अध्यारोपण का सिद्धांत अलग से 1 नंबर का सवाल बना के पूछ सकते हैं, या आपको पूरा बड़ा डेरिवेशन बना के पूछ सकते हैं। आपको डायग्राम की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सब डायग्राम से ही बनाना आपको सीखना है। मैथमेटिकल ये से कूलाम और अध्यारोपण के सिद्धांत को यूज करते हुए अपने बहु आवेशों के मध्य बल को ज्ञात किया है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विद्युत क्षेत्र बिंदु रहेगा, विद्युत क्षेत्र। जैसे अपने फर्स्ट शिक्षण बिंदु पढ़ा था बहु आवेशों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत, इसी कालांश के अकॉर्डिंग अपना जो सेकंड शिक्षण बिंदु रहेगा विद्युत क्षेत्र, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। मैं सिंपल सी बात करना चाहूँ, क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया। अपना जो चैप्टर यहाँ पे है आवेश की बात करते हैं। आवेश होता है वो किस रूप में रहता है, धनात्मक और ऋणात्मक। मैं सिंपल सी बात समझाना चाहता हूँ कि विद्युत क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। जैसे ट्यूबलाइट है या कोई भी लाइट है, उस लाइट का जो इफेक्ट होता है यानी वो किस रूप में होता है, आवेश के रूप में होता है। यानी उस लाइट का प्रभाव जिस क्षेत्र तक रहता है उसी को अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी धारा का प्रवाह यानी आवेश जहां तक उसका सीमित रहता है, यानी एक दायरा होता है उसका सीमित हो जाता है, तो उसी को नाम दिया गया है विद्युत क्षेत्र। उसी को अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए इधर विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश अथवा आवेशों का निकाय, यानी विद्युत आवेश यानी बहुत सारा आवेश, जैसे ट्यूबलाइट, तो वहां से सब लाइट का क्या हो रहा है, रोशनी हो रही है। तो जो लाइट की रोशनी हो रही है जिस क्षेत्र तक होती है अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार, अब उसके अंदर आवेश सब जगह तक फैलेगा। आप यहीं तक भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक डेफिनेशन को व्यवस्थित अगर फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा।
अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपनी प्रकृति के अनुसार मतलब आवेश के अंदर दोनों प्रकृति पाई जाती है, प्रकृति के अनुसार आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। जैसे लाइट भी अलग अलग कलर की होती है, कोई लाइट अपने को अच्छी लगती है, कोई अपने को अच्छी नहीं लगती। तो उसके अंदर ये पूछा गया है कि उस आवेश का क्षेत्र जहां तक होता है और आवेश होता है जिसके अंदर आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों बल का अनुभव करते हैं, तो इसी को अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, या सिंपल फॉर्म में कहते हैं कि विद्युत आवेश का प्रभाव जहां तक होता है उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसी के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये परिमाण व दिशा दोनों को बताती है और ये बताने वाला वैज्ञानिक था फैराडे। विद्युत क्षेत्र की जो सबसे पहली परिभाषा उस वर्ड को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? वैज्ञानिक फैराडे। इसी टॉपिक से बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इसकी इंटेंसिटी आप कैसे ज्ञात करते हैं? तो मैं सिंपल सी बात करता हूं, यदि विद्युत क्षेत्र में, जैसे विद्युत आवेश से अपने किसका पता किया? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यदि विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे Q0 आवेश पर लगने वाला बल, मैंने कोई भी एक क्षेत्र ले लिया और उस पर मैंने कोई भी बिंदु ले लिया जिसका आवेश क्या है? Q0, और वहां पर लगने वाला बल F, वहां पर एक बल लग रहा है F, तो उस बिंदु की क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी किसी भी क्षेत्र में मैंने एक बिंदु ले लिया F, यानी वो F धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, तो Q0 आवेश पर लगने वाला बल F, उस बिंदु की क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण उस बल का अनुभव करता है। तो सिंपल सा इसका एक समीकरण है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q0, यानी E कैसा है? सदिश रूप है, तो लगने वाला बल भी किस रूप में रहेगा? सदिश रूप में रहेगा। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर आवेश की जो मात्रा है बहुत सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म का मतलब न के बराबर, तो इस स्थिति के अंदर E वेक्टर बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, यानी जो Q0 की जो लिमिट रहेगी वो 0 रहेगी। 0 का मीन्स कि आपने इसका जो मान लिया बहुत अति सूक्ष्म लिया, न के बराबर यानी 0, तो F वेक्टर अपॉन Q0, इसका जो मात्रक होता है बल, F का मतलब बल का मात्रक होता है न्यूटन, Q का मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलम। इसी को अगर दूसरे फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो इसी विद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। आपको दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, जिससे आपको क्या है कि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूटन प्रति कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आप बता सकते हैं, या वोल्ट प्रति मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आप बता सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ पर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, अगर आपसे इसकी विमा निकालना भी पूछे तो आप विमा भी निकाल सकते हैं। E वेक्टर बराबर F बटा Q0, यहाँ बल की विमा होती है M1 L1 T-2। Q कहलाता है आवेश और Q बराबर होता है IT, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। तो M एक बार, L एक बार, T एक बार ऊपर गया तो माइनस का 1 और माइनस के 2 हो गए, माइनस का 3, A ऊपर गया तो -1। तो इस तरह से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणितीय रूप, ये इसका हो गया मात्रक, ये हो गया इसकी विमा। अब इसके अंदर अपने को कुछ पॉइंट अपने को ध्यान रखने, जिससे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक आवेश के रूप में होती है। आवेश आकर्षण व प्रतिकर्षण का, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो सिंपल सा अपने को समझना है, मैंने यहाँ पे एक धनात्मक आवेश लिया है और धनात्मक आवेश के दाईं ओर मैंने कोई भी एक बिंदु ले लिया, उस बिंदु पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अगर दाईं ओर है तो उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। कहने का मतलब धन आवेश के कारण उसका जो मान बल रहेगा वो कैसा रहेगा? धनावेश। तो F बराबर Q। अगर आपसे पूछे किस बल का अनुभव करता है तो F बराबर Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। इसी तरह से अगर ऋणात्मक के लिए पूछे तो F बराबर क्या हो जाएगा? -QE। अगर आवेश धनात्मक है तो F बराबर QE धनात्मक लेना है, अगर ऋणात्मक है तो अपने को F बराबर -QE ऋणात्मक लेना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विद्युत बल का समीकरण बताइए।
तो F बराबर QE। अगर धनात्मक पूछे तो धनात्मक लेना है, ऋणात्मक पूछे तो ऋणात्मक लेना है। एक डायग्राम से आपको और समझाता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको कहां देखने को मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक गोला लिया आवेशित, यहाँ पे धनात्मक लिया, यहाँ पर ऋणात्मक लिया। केंद्र बिंदु से त्रिज्या सब जगह क्या रहती है, गोले में समान रहती है, यानी जहां पर आवेश है वो समान रूप से वितरित है दोनों के अंदर। जब धनावेश हो तो उस समय जो विद्युत आवेश होता है वो बाहर की ओर होता है। कहने का मतलब ये धनावेश का मैंने गोला लिया तो इसके अंदर जो आवेश का वितरण होगा वो कहां होगा, गोले से बाहर की ओर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर ये का ये अगर ऋणात्मक है तो इसके अंदर जो आवेश का वितरण कहां होगा, केंद्र की ओर, या अपन कहेंगे गोले की ओर होगा। तो इस तरह से अपने पास यहाँ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों में से एग्जाम के अंदर एक सवाल आपको छोटा सा सवाल बनता है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए, या फिर विद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप बताइए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है। और ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यानी किसी आवेश के कारण उस बिंदु पर अपन किसका अनुभव करते हैं, बल का अनुभव करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसे अपने अगली क्लास के अकॉर्डिंग अपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आज का जो अपना शिक्षण बिंदु रहेगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। डायग्राम में देखिए, मैंने कोई बिंदु लिया, मूल बिंदु O, जिसका आवेश है +Q। उसी r दूरी पर मैंने कोई भी बिंदु मान लिया जिसका नाम है P, उसका आवेश मैंने लिया Q0। इसी तरह मैं अलग अलग बिंदुओं पर आगे चलता रहूंगा तो वहां पर मैं किसका अनुभव कर रहा हूं, बल का अनुभव कर रहा हूं। जैसा आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि आवेश प्रत्येक बिंदु पर किसका अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। जब बल का अनुभव करता है तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब मूल बिंदु पर आवेश +Q और उसके r दूरी पर कोई बिंदु P जिसका आवेश है Q0, वहां पर आपको जहां बल का अनुभव हो रहा है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इधर माना O मूल बिंदु, इस पर स्थित आवेश +Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की अपने को क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। तो इन दोनों का आवेश क्या है, अलग अलग। तो कूलाम ये कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच में भी क्या होता है, बल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम का नियम क्या कहेगा, F बराबर कप्पा वही K, Q1 Q2 की जगह यहाँ पे दो आवेश है +Q Q0 अपॉन r²। यहां पे मैंने लिखा r कैप का मतलब ये भी कौन सा रूप है, ये सदिश रूप है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग ये किस में कन्वर्ट हो गया, सदिश निरूपण के अकॉर्डिंग सदिश रूप में। तो समीकरण नंबर 1। अगला जस्ट टॉपिक पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, E बराबर F बटा Q0 या Q0। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से F का मान समीकरण नंबर 2 में F की जगह रखना है। समीकरण नंबर 2 की जगह पुट कर लीजिए। तो E वेक्टर बराबर F की जगह F का मान K Q Q0 R वेक्टर अपॉन r² और Q0 का Q0 से Q0 कट गया, क्या बचा उसके बाद में, तो E वेक्टर बराबर K Q R वेक्टर अपॉन r², यानी Q0 से Q0 कट गया। तो अपने पास एक समीकरण प्राप्त हुई। समीकरण किस रूप में, E वेक्टर बराबर KQ बटा r² r कैप। तो अपन किसी एक बिंदु के कारण अगर अपन को भी दूसरा बिंदु ज्ञात करना है, यानी बिंदु आवेश के कारण उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होगा E वेक्टर बराबर KQ बटा r² r कैप होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दूरी के वर्ग के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। देख लीजिए इधर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दूरी अपन क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं तो क्या तय कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं। तो दूरी तय करने के साथ साथ इसमें क्या परिवर्तन होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर क्या परिवर्तन होगा,
तो ये किसका कहना ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर दो वक्र बने हुए हैं, ग्राफ को देखना है। जब E और R के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो इसका मान होगा वो बढ़ते से घटते क्रम की ओर जा रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घट रहा है। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा तो अपने को एक सरल रेखा प्राप्त होगी, यानी एक निश्चित मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1/r², ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अपन किसी बिंदु आवेश के कारण अगर आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो E वेक्टर बराबर kq/r² और r, ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम के अंदर अपने को सवाल पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का आलेख खींचिए। तो आलेख अपने को ये ध्यान रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब अपना जो अगला शिक्षण बिंदु रहेगा, अगला शिक्षण बिंदु है अपना आवेशों का निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। जैसे आपने आगे भी पढ़ रखा है कि बहु आवेशों के कारण अध्यारोपण के सिद्धांत से बहु आवेशों के कारण अपने जो मान ज्ञात किया था, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, यानी यहाँ पर अपने बल का मान ज्ञात किया था। यहाँ पर अपने पास वही आवेशों के निकाय, यहाँ पर अपन ये भी लिख सकते हैं बहु आवेशों, यहाँ पर अपन ये भी लिख सकते हैं कि बहु आवेशों के निकाय। निकाय का मतलब होता है एक तंत्र, एक ही तंत्र पर बहुत सारे आवेश हैं, तो बहु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। पहले अपन ने किसका मान ज्ञात किया था, बल का, और यहाँ पर अब किसका मान ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र। यानी वहां पर अपन F का प्रयोग करते थे बल का, यहाँ पर अपन को E का प्रयोग करना है। प्रोसेस वो का वही रहेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत वो का वही रहेगा। देखिए डायग्राम में O क्या है, मूल बिंदु, वहां से मैंने कोई भी एक बिंदु मान लिया स्थिर आवेश, इसका नाम है Q0। इसकी यहां से यहां तक की दूरी R0। यहाँ पर मैंने कोई भी दो आवेश मान लिए, यहाँ पर बहु आवेश है, यानी बहुत सारे आवेश आपको मानने। तो ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश। अब जब पहला आवेश Q0 Q1 की ओर जाता है तो वहां तो बल का अनुभव करता था, यहाँ किसका अनुभव करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी यहाँ पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बल का अनुभव तो कर रही है, मगर अपन को ज्ञात क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये पहली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दूसरी, इसी तरह से तीसरी, इसी तरह से n विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो वही वापस अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 Q2 Qn आवेश के कारण, यानी आवेश कितने भी हो सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 E3 En, अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। E वेक्टर की जगह E वेक्टर, यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, क्या सूत्र होता है, E बराबर होता है F/Q0। उसी का अपने को प्रयोग करना है यहाँ, और यहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। ये फॉर्मूला है अपने पास KQ/R², R कैप, तो इसी का प्रयोग करते हुए चलना है। K की जगह कितना है, 1/4πε0। अब पहले बिंदु के लिए तो पहला आवेश कौन सा है, Q1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूरी क्या है, R01, तो R01²। वापस ये कौन सा रूप आ गया, सदिश रूप। इसी तरह के लिए दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, वो का वो स्टेप 1/4πε0। Q1 की जगह क्या हो जाएगा, Q2। इसी तरह से अगला क्या हो जाएगा, Q3। जितने आवेश आप ले रहे हैं उतने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती जाएगी। तो Qn के लिए क्या हो जाएगा, Qn। उसके बाद इनमें से जो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप R01 कैप की जगह आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, इसको अपन बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश का मान होता है जिसका परिमाण कितना होता है, इकाई। तो इस भौतिक विज्ञान के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपने को ध्यान रखना है। अगर कोई कैप है जिसको अपन यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, तो इस स्टेप को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/4πε0 Q1, R01 की जगह लिखा मैंने R01 वेक्टर, परिमाण R01। यानी कहने का मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो दो तो थे और एक और आ गया, तो अब कितने हो गए, 3, और R01 की जगह R01।
तो सब जगह 2 की जगह आप 3 कर दो, यहाँ भी 2 3 हो गया, यहाँ भी 2 3 हो गया, इसी तरह 2 है वहां 3 हो जाएगा, यानी आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं। आगे बढ़े, ई वेक्टर बराबर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, पहला आवेश, दूसरा आवेश, इसी तरह से n आवेश। यहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो इसके आगे मैंने लगा दिया सिग्मा, यहां पर n, यहां पर यानी n आवेश है, ये उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। I बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा, यानी यह बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। जैसे आगे अपने निकाला था बहु आवेशों के कारण विद्युत बल का मान अपने ज्ञात किया था इसी अध्यारोपण के सिद्धांत से, इसी तरह से ये बहु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान है। तो आपको एग्जाम के अंदर पूरा डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है। और ये अपना एक टॉपिक था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। तो आपके विद्युत आवेश के बारे में जो सेकंड टॉपिक था विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र के बारे में जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे मैथमेटिकल, जो एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, ये टॉपिक अपने यहाँ तक पूरे हो रहे। तो जो अपना अगला सेक्शन बिंदु रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप देखिए।